नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है यूपी पीसीएस अपर का, उसका हम लोग क्रम वाइज ईयर वाइज लेकर पेपर आए हैं, जो कि आप लोगों के सामने डिस्कशन होगा और इसको आप लोग फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यूपी में लोक सेवा आयोग जो द्वारा जो भी परीक्षाएं कराई जाती हैं उसमें बेहद ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है वह होता है। तो आइए हम लोग 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर आपका व्याधि दिया गया है यानी कि रोग, और इधर जो है आपका कारक दिया गया है पेप्टिक व्रण जो है, और फिर बाद में आपका डेंगू है, फील पाँव मलेरिया है, और इधर आपका सूची 2 में कारक जो है वो आपका विषाणु दिया गया है, वायरस, प्रोटोजोआ, कृमि और आपका जीवाणु है। तो इसमें आप लोग जैसा जानते हैं इसका जो उत्तर आपका है यह उत्तर सी है। हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ए का चौथा जो आपका पेप्टिक व्रण है वह जीवाणु के द्वारा होता है, और जो आपका डेंगू है, डेंगू हमेशा जो होता है वह वायरस होता है, विषाणु होता है, यह विषाणु से होता है। फील पाँव जो रोग होता है जिसे हाथी पाँव भी कहा जाता है, और यह एक जेनेटिक बीमारी है, और यह जो होता है वह आपका कृमि के द्वारा होता है। और जो लास्ट आपका है मलेरिया, मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। तो इसके अनुसार आपका जो तीसरा विकल्प है यह विकल्प आपका सही है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका ऑप्शन सी है, जैसा कि मैं पहले ही बतला चुका हूँ। और सूची 1 यह व्याधि है, व्याधि का तात्पर्य बीमारी से होता है। और सूची 2 इसमें कारक है, किस कारक कारण के द्वारा होता है। आपका पेप्टिक व्रण है, यह जो होता है यह बैक्टीरिया के द्वारा यानी जीवाणु के द्वारा होता है। डेंगू जो होता है यह विषाणु से होता है। और फील पाँव जिसे हाथी पाँव रोग भी कहा जाता है यह कृमि के द्वारा होता है। और आपका जो डी ऑप्शन है इसका सही सुमेलित जो है आपका प्रोटोजोआ है, यानी मलेरिया जो होता है वह प्रोटोजोआ से होता है। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। पहला आपका है जल, यह ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, टाइप मिस्टेक है। और दूसरा आपका है आपका एमिनो एसिड, और बी ऑप्शन जो है वह ऑक्सीजन है, और डी आपका भोजन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह आपका ए होगा, जल। पौधे में जो जाइलम होता है वह जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। पादपों में 2 संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। आप लोग जैसा जानते हैं मानव में भी सेल होता है, और जितने पेड़ पौधे होते हैं वह उनका भी निर्माण सेल के द्वारा होता है। तो इसमें एक है आपका जाइलम, और दूसरा जो है आपका फ्लोएम है। जाइलम ऊतक पौधों के जड़, तना, पत्तियों में पाया जाता है। इसके चालन ऊतक भी कहते हैं, इसे जो है चालन ऊतक भी कहा जाता है। और जाइलम ऊतक का प्रमुख कार्य जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती में पहुंचाना होता है। और आप लोग जैसा देखते होंगे कि जो मरुस्थल में पाए जाते हैं पौधे, उनके जड़ें काफ़ी लंबी लंबी होती हैं, क्योंकि उनको पानी की तलाश होता है, इसीलिए उनके जड़ काफ़ी दूर तक पहुंच जाते हैं। यह ऊतक पौधों के यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है। और फ्लोएम ऊतक प्रमुख कार्य पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। इसका कार्य जो होता है आपका फ्लोएम का, कि जो पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक इसका सप्लाई करना होता है। यह एक संचलक ऊतक होता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अग्नाशय के लैंगरहंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? तो यह आपका है एड्रेनालिन और आपका ग्लूकागन और इंसुलिन एल्डोस्टेरोन। तो यह जो आपका जो सी ऑप्शन है यही आपका सही है, क्योंकि जो इंसुलिन होता है यही अग्नाशय के द्वारा आपका स्रावित होता है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इंसुलिन हार्मोन्स अग्नाशय के लैंगरहंस आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित किया जाता है, जबकि अग्नाशय एक कोशिका के ग्लूकेगान और आपका जो कोशिका से सेमेस्टोटिन नामक हार्मोन्स निकलता है और इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करता है यानी नियंत्रण करता है, और इसकी अल्प श्रवण से मधुमेह बीमारी होता है। जो लोग मधुमेह से पीड़ित होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वह इंसुलिन की होती है, क्योंकि इंसुलिन जब नहीं बन पाता है तो वह नियंत्रित नहीं कर पाता है, जिससे ब्लड में हमारे शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और शुगर की मात्रा बढ़ने से डायबिटीज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? यह ध्यान दीजिएगा, नहीं है। यह ऑप्शन आपका है मल पदार्थ, आपका बी ऑप्शन है, यहाँ पर भी ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, तो बी ऑप्शन जो है आपका कीटनाशक है, और सी ऑप्शन है मूत्र, और डी ऑप्शन है घरेलू अपशिष्ट। तो इसमें जो सही आपका उत्तर है यही बी ऑप्शन जो है कीटनाशक, यही जो है नॉन डिग्रेडेबल यानी कि बायोडिग्रेडेबल पदार्थ नहीं है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल वह पदार्थ होते हैं जो कि समय के साथ उसमें बैक्टीरिया या अन्य माध्यमों से वह नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। कांच, प्लास्टिक, कीटनाशक आदि गैर निम्नीकरण प्रदूषक हैं। मल, मूत्र तथा घरेलू अपशिष्ट जैव निम्नीकरण प्रदूषक हैं। जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल वे प्रदूषक होते हैं जो सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं, जबकि जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं। इसीलिए आप लोग देख रहे हैं वर्तमान समय में जो हमारे सबसे चिंता का विषय है वो प्लास्टिक है, क्योंकि प्लास्टिक जब एक बार वह उसका निर्माण हो जाता है तो वह कहीं ना कहीं श्रृंखला के रूप में वह बना रहता है, और बना रहता है या हमारे खाद्य श्रृंखला का भी अहम पार्ट बन जाता है, और वह कई प्रकार की बीमारियों का जड़ भी बनता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन अक्सर यूपी पीसीएस में पूछ देता है। ओल्फिया, एजोला, ट्रापा, लेमाना। तो आपका जो एजोला है इसी को आपका जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए हम लोग व्याख्या इसका देख लेते हैं। एजोला नामक जलीय पौधा प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। एजोला एक जलीय फर्न है जिसके अंदर नीला हरा शैवाल एनाबीना की वृद्धि करता है। निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किस संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? यह पिछले साल जो पेपर बना था उसके हिसाब से यह करंट का साइंस और टेक से यह क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी कोई उपग्रह भेजा जाता है तो उसका डेट पूछ देता है, या वह किसके द्वारा भेजा गया है उसका भी
पूछ देता है उपग्रह का नाम, तो इसको आप लोग या तो टारगेट पूछ देता है, यह सब चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। तो पहला आपका है ISA इसरो, और दूसरा है रोस्कोमोस और CNSA, और सी आपका ऑप्शन है इसरो और नासा, और डी आपका ऑप्शन है ESA नासा। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है यही आपका सही है। इसरो और नासा ने मिलकर इस उपग्रह का निर्माण किया था, यानी विकास किया था। आइए व्याख्या देख लेते हैं। निसार उपग्रह नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यहाँ पर नासा की जो स्थापना हुई थी यह 1949 में की गई थी, और इसरो का देखा जाए तो 15 अगस्त 1969 को का एक संयुक्त भू अवलोकन, यानी कि पृथ्वी के बारे में जानकारी ज्ञात करना है, इस मिशन का उद्देश्य था। इस सैटेलाइट का प्राथमिक उद्देश्य एल और एस बैंड के रडार इमेजिंग सैटेलाइट का निर्माण विकास करना, और निसार का जो पूरा नाम था यह इसरो नासा सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह था। इसकी उन्नत प्रणाली पृथ्वी की साफ तस्वीरें प्रदान करेगी, यह निसार का मेन टारगेट। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। मानव हृदय में कितने चैम्बर या घटकों का बना होता है? तो मानव हृदय में जो चैम्बर होते हैं यह हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद जिक्र करेंगे। केवल 4, केवल 2, केवल 1 और केवल 3। तो मानव हृदय में जो चैम्बर होते हैं यह 4 चैम्बर होते हैं। तो आपका ऑप्शन जो ए है यही आपका ऑप्शन सही है। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक चैम्बर से बना होता है, जो कि दायां और बायां अलिंद और दायां और बायां निलय कहलाते हैं। हृदय की रुधिर परिसंचरण तंत्र का एक मुख्य भाग है, और यह केंद्रीय पंप का अंग है जो कि संपूर्ण शरीर में रुधिर परिसंचरण करता है। यह एक मासल और शंक्वाकार अंग है। आपका हृदय जो होता है वो लगभग अगर कहा जाए तो इस आकार का होता है, और यहीं पर आपका चैम्बर बना होता है इस तरह, और आपका ब्लड आता है इस तरह, और यह बार बार स्पंज करता है जिससे कि ब्लड आपका इसमें इंटर करके इस तरह ऑक्सीजन के लेते हुए पुनः यह बाहर निकल जाता है, और ऑक्सीजन पूरे शरीर में सप्लाई होता है इसी के माध्यम से। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम एक घटक कौन है? यह आपका है पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट, फास्फोरस। तो यहाँ पर जो मुख्य घटक है यह आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वह इसका मुख्य घटक है। आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं। प्राकृतिक रेशम नाइट्रोजन विद्यमान होता है, जो प्राकृतिक रेशम पाया जाता है उसमें नाइट्रोजन विद्यमान होता है। प्राकृतिक रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है जो कि फाइब्रोइन से बनता है। फाइब्रोइन मुख्य रूप से एनिमो अम्ल से बनता है और नाइट्रोजन प्रोटीन जैसे जटिल कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित रहता है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। समुद्र शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? आपका पहला ऑप्शन जो है वह आयोडीन है, बी है आर्गन, सी है ब्रोमीन और डी है क्लोरीन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है यही सही है, आयोडीन का यह मुख्य स्रोत होता है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। समुद्री शैवाल आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री पौधे और जीवों में आयोडाइड युक्त कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। लैमिनेरिया किस्म के समुद्री घास एक प्रकार का शैवाल होते हैं जो आयोडीन की प्रचुर
मात्रा होते हैं। आप लोग जैसे जानते हैं आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है, जो यहाँ पर फूला हुआ आप देखते हैं गाँव में या रिमोट एरिया में, तो वह आपका आयोडीन की कमी से ही होता है। और ऐसा भी देखा गया है रिसर्च के द्वारा कि जो बच्चों में मानसिक जो डेवलपमेंट है, जिनको ये आयोडीन नमक ज़्यादा दिया गया, मतलब एक जो मात्रा है उतना दिया गया, तो उनमें अपेक्षाकृत जिनमें नहीं दिया गया उनसे ज़्यादा उनके दिमाग जो है वह डेवलप पाया गया था। आइए हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? आपका है इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। पहला आपका ऑप्शन है आर्गन, दूसरा बी ऑप्शन जो है आपका क्रिप्टन है, और सी आपका है एक्टिनियम है, और डी आपका ऑप्शन है रोडान। तो इसका जो सही उत्तर है यह आपका है सी वाला सही है, यानी कि जो आपका एक्टिनियम है यही आपका जो नोबेल गैस की श्रेणी में नहीं आता है। और नोबेल गैस जो आवर्त सारणी होता है उसमें जो 0 श्रेणी में रखे जाते हैं वहीं आपके नोबेल गैस के रूप में परिभाषित किया जाता है। आइए हम लोग देख लेते हैं व्याख्या। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान आवर्त सारणी में शून्य वर्ग के तत्व हैं। शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं और इस कारण से इन तत्वों को अक्रिय गैस या तो उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस भी कहा जाता है। रेडान को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में मौजूद होती हैं, और अगर देखा जाए आप इसके हिसाब से तो एक्टिनियम जो है आपका नोबेल गैस है। आइए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? आपका ऑप्शन है लाइव एटेन्यूएटेड, और आपका बी ऑप्शन है वायरल वेक्टर, और सी आपका ऑप्शन है टॉक्सवाइड, और डी आपका ऑप्शन है mRNA। तो इसका जो सही उत्तर है यह आपका सी है, टॉक्सवाइन जो है यही आपका डिप्थीरिया से बचाता है और यह टीका के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। डिप्थीरिया रोहिणी एक प्रकार का जीवाणु जन्य रोग है। यह बैक्टीरिया के द्वारा होता है जो कि कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। होता है टॉक्सवाइड टीका डिप्थीरिया से बचाता है, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? आपका पहला आपका ऑप्शन है आपका निक्टेन्थिक, और बी आपका ऑप्शन है, चूँकि ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, नी लुम्बो, और सी आपका ऑप्शन है निकोटियाना, और डी आपका ऑप्शन है नेपेंथीस। तो इसका जो सही उत्तर है यह आपका डी उत्तर सही है। इसे आपका नेपेंथीस कहा जाता है, और इसके बारे में व्याख्या पहले देख लेते हैं, फिर डिटेल में इसके बारे में पहले डिटेल से बात कर लेते हैं। यह पौधा कीटभक्षी होता है। इसको कीटभक्षी पौधे के भी नाम से जाना जाता है, और इन पौधों में जो नाइट्रोजन की जो होती है वह कमी होती है, और इसी के कारण या आप जब भी जाएंगे कहीं आप घूमने हुए तो इस तरह आपका लगा रहता है, और इसके अंदर लिक्विड भरा होता है जिस पर आकर कोई कीड़ा चिपक जाता है और वह क्रमशः अंदर जाने लगता है, और इसमें जाने के बाद वह मर जाता है। और उसी के मरने के चलते यह जो पौधा है इनसे नाइट्रोजन की अपनी आवश्यकता का पूर्ति करता है। इसीलिए इस पौधे को घटपर्णी पौधा या इंग्लिश में इसे नेप्थीस भी कहा जाता है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका
उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया गया था? आपका पहला ऑप्शन है सिनोवैक, नोवावैक्स, मॉडर्ना, स्पुतनिक। आइए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर जो है वह आपका सी है, मॉडर्ना इसका सही उत्तर है। और mRNA के द्वारा यह बनाया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कोविड-19 जो महामारी आई थी उसको लेकर बहुत सारे जो अफरा तफरी मच गया था, उसका प्रभाव आज भी हमारी अर्थव्यवस्था पर है। यहाँ तक अगर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर देखा जाए तो आज भी उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है यही आपका ऑप्शन सही है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। मॉडर्ना अमेरिका द्वारा विकसित की गई mRNA टीकाकरण है। mRNA वैक्सीन वह विधि होती है जो शरीर में वायरल प्रोटीन को स्वयं उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। mRNA वैक्सीन पूरी तरह से सिंथेटिक है और इसके विकास के लिए किसी जीव या बैक्टीरिया की आवश्यकता नहीं ली गई थी। और यह पूरी तरह से सिंथेटिक का मतलब यही होता है कि यह पूरी तरह से लैब के द्वारा तैयार किया गया था। इसमें किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस का इसमें कोई योगदान नहीं था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस कहा जाता है? लाफिंग गैस कहा जाता है, उसी के बारे में है। आपका पहला ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड को, और बी ऑप्शन है फ्लोरोफ्लोरोकार्बन को, और सी आपका ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड को, और डी आपका ऑप्शन है अमोनिया को। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को लाफिंग गैस के रूप में कहा जाता है। तो आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड NO को हास्य गैस या लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है। जब कोई इलाज करना होता है तो उस समय बेहोशी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला हम लोग देख लेते हैं, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से है यह क्वेश्चन है। मिलिंद पन्नो, राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का है, वह बौद्ध भिक्षु कौन थे? आपका ऑप्शन ए है नागार्जुन, बी है नागसेन, और सी आपका ऑप्शन है कुमारी भट्ट, और डी आपका ऑप्शन है नागभट्ट। तो यहाँ पर जो नागसेन है यही आपका सही उत्तर है। अगर नागार्जुन के बारे में बात किया जाए तो ये बहुत बड़े खगोलविद थे। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। मिलिंद पन्नो, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद के रूप में है। यह आपका पाली भाषा में लिखा गया है। आप लोग जैसा जानते हैं ईसा पूर्व में पाली भाषा बहुत महत्वपूर्ण था, और पहले भी जब यूपीएससी में 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे तो बहुत लोग इस भाषा को रख के बहुत आसानी से यूपीएससी क्रैक करके अच्छे रैंक हासिल करते थे, और यह इसका दायरा भी बहुत कम होता था। यह प्लेटो का वार्तालाप शैली में है, और मिलिंद पन्नो नंद और मौर्य वंश में जो युद्ध हुआ था, जो कि आप लोग जैसा जानते हैं घनानंद जो राजा था नंद वंश का आखिरी, और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में यह युद्ध हुआ था, उसकी भी विवरण इस बुक के द्वारा मिलती है। अगला आपका प्रश्न है, संगीत के टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल काल में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? तो यह जो इसका आपका ऑप्शन दिया गया है यह जहांगीर है, शाहजहां है, मोहम्मद शाह, अकबर। तो यह जो शैली विकसित हुई थी यह आपका मोहम्मद शाह के समय विकसित हुई थी, और मोहम्मद शाह को ही मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला पिया के उपनाम से अनेकों ख्याल की रचना की रचयिता था। इसके काल में संगीत का खूब विकास हुआ था, बहुत संरक्षण दिया गया था। इस संगीत और संगीतकार की भारी संरक्षण
था। और आपका नियामत खां, सदारंग, फिरोज खां, अदारंग, सोरी, जिसने संगीत टप्पा की शैली का विकास किया था, इन्हीं लोगों के द्वारा इसका विकास किया गया था। इसी के दरबार में ये लोग थे। और हिंदुस्तानी शैली गायकी टप्पा, ठुमरी, तराना और दादर पहली बार मुगल दरबार में प्रवेश इसी के समय हुआ था, यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन आपका है सिकंदर शाह, शमसुद्दीन, हैदर शाह, जैनुल आबदीन। तो जो ऑप्शन आपका डी है यही सही है। जैनुल आबदीन को ने ही कश्मीर में आपका जजिया कर और गौ हत्या पर प्रतिबंध समाप्त कर दिए थे, प्रतिबंध लगा दिए थे। और इन्हीं को कश्मीर का आपका अकबर भी कहा जाता था। और यह धार्मिक, बहुत ही धार्मिक सहिष्णु थे। आइए हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। जैनुल आबदीन, इनका जो कार्यकाल है यह आपका 1420 से लेकर 1470 को अपनी उदार नीतियों के कारण उन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। वह अपने वंश के 8वें सुल्तान थे। जैनुल आबदीन हिंदुओं के प्रति पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किए थे और जजिया एवं गौ वध समाप्त कर दिए थे और हिंदुओं को सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए थे। और इन्होंने कश्मीर में मूल्य नियंत्रण, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू करने के कारण वह कश्मीर के अलाउद्दीन खिलजी के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका कथन है और इसमें सही पूछा है। पहला आपका है वह 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया था। और दूसरा आपका ऑप्शन है वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो यहाँ पर जो आयोग ऑप्शन माना था यह आपका सी माना था, लेकिन इसका जो ऑप्शन होगा वह दूसरा वाला आपका सही होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस 16 अप्रैल 1608 ईस्वी को अकबर को संबोधित जेम्स प्रथम का पत्र, जेम्स प्रथम जो थे वह इंग्लैंड के सम्राट थे, एवं 25,000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ जहांगीर के दरबार में पेश हुए। क्योंकि आप लोग जानते हैं अकबर की जो मृत्यु हुई थी वह 1605 ईस्वी में हो गई थी, तो उपस्थित हुआ। और हॉकिंस जहांगीर के काल में मुगल दरबार में प्रवेश करने वाला पहला अंग्रेज था। हॉकिंस तुर्की एवं फारसी दोनों भाषाओं का विशेषज्ञ था। उसने जहांगीर से राजभाषा फारसी में नहीं बल्कि उसने तुर्की भाषा में अपना परिचय दिया था। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि वह फारसी में न बोलकर वह तुर्की भाषा में बोला था। और जो मुगल की जो फारसी थी वह ऑफिशियल लैंग्वेज थी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपका इधर देखिए, इधर पूरा आपका वह दिया गया है जितने भी पेशवा हुए हैं, और फिर उसके बाद आपका कूट के माध्यम में इसे व्यवस्थित किया गया है। उसमें से एक ऑप्शन सही है। बालाजी विश्वनाथ प्रथम, बाजीराव प्रथम, नारायण राव, माधव राव प्रथम। तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा वह आपका ऑप्शन ए सही होगा।
सबसे पहले आपका पहला आएगा, यानी कि आपका बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले, फिर बाजीराव प्रथम। आप लोग बाजीराव प्रथम मूवी भी देखे हैं, वही मूवी इन्हीं पेशवा के नाम पर था। और फिर उसके बाद आपका चौथा ऑप्शन है आपका माधवराव प्रथम। फिर उसके बाद आपका आते हैं नारायण राव प्रथम। इस ऑप्शन के अनुसार नारायण राव सबसे लास्ट में पेशवा बनते हैं। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त पेशवाओं के आधार पर सही कालक्रम है। आपका बालाजी विश्वनाथ जो हैं वह उनका था आपका 1713 से लेके 1720 तक। वहीं बाजीराव प्रथम की बात की जाए तो 1720 से 1740 तक था। माधवराव का देखा जाए तो 1761 से लेके 1772 तक था। नारायण राव की बात की जाए तो 1772 से लेके 1773 तक शासनकाल था पेशवा के रूप में। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था? तो पहला ऑप्शन है जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी, और बी ऑप्शन आपका है राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी, और सी आपका ऑप्शन है समाचार पहुंचाने वाला दूत, और डी आपका ऑप्शन है जंगलों का प्रधान अधिकारी। तो इसमें जो राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी है यही आपका सही ऑप्शन है। वित्त मंत्री के रूप में भागदूह को परिभाषित किया गया था। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक कालीन प्रशासन में जो भागदूह होते हैं थे वह कर संग्रह करने वाले अधिकारी के रूप में उन्हें परिभाषित किया जाता था। अगर वर्तमान समय में आप देखेंगे तो वित्त मंत्री जैसा उनका काम होता था। और उस समय अन्य वैदिक जो अधिकारी थे उनके बारे में भी हम लोग क्रमशः देख लेते हैं, क्योंकि कूट और अन्य तरह से यह इस पर क्वेश्चन बना देता है। छत्ता जो होते थे वह आपके द्वारपाल के रूप में उन्हें परिभाषित किया जाता था। उनका जो कार्य होता था वो द्वारपाल। और संग्रहिता जो होते थे वह आपके कोषाध्यक्ष के रूप में इनका कार्य होता था। और वावाता जो वह प्रिय रानी के रूप में इन्हें परिभाषित किया जाता था। और सूत जो होते थे यह रथ सेना का प्रमुख एवं राजकीय कवि होते थे। और वज्रपति की बात की जाए तो वज्रपति कारागार जो चारागाह होता था उसके प्रधान होते थे। और स्पष्ट जो होते थे वह आपके गुप्तचर होते थे। उपस्थित एवं इम्य जो होते थे वह राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी होते थे, यानी राजा के पर्सनल के रूप में जो उनके वर्क करते थे उन्हीं को आपके इम्द एवं उपस्थित कहा जाता था। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? तो यह आपका ऑप्शन ए है तालीब अमूली, और बी आपका ऑप्शन है मुल्ला अब्दुल बाकी, और सी आपका ऑप्शन है मिर्जा मोहम्मद अली, और डी आपका ऑप्शन है अजीमुद्दीन खान। तो यहाँ पर अगर 21वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 21वां क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है अजीमुद्दीन खान, इन्होंने ही आपका जो 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद इन्होंने किया था, और यह नगरकोट अभियान के दौरान मिली थी। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिन्होंने धार्मिक कार्यों में फारसी में अनुवाद कराया था। धार्मिक जो भी चीज़ें थी जो हिंदू धर्म से रिलेटेड थी उनका इन्होंने फारसी में, और आप लोग जैसा जानते हैं फारसी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में थी। और ज्वालामुखी मंदिर से 1300 संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र की गई थी, और अजीमुद्दीन खान द्वारा दलाई ए फिरोज शाही के रूप में फारसी में अनुवाद कराया था। इसी को आपका दलाई ए फिरोज शाही के रूप में कहा जाता है। और फिरोज शाह तुगलक का पहला शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने में अनुवाद विभाग की
स्थापना किए थे? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका फैक्ट के रूप में है, जो हमेशा परीक्षाओं में पूछ देता है। अगला प्रश्न आपका है, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कालानुक्रम सही है? आपका ऑप्शन दिया गया है शक, कुषाण, यूनानी। बी आपका ऑप्शन है यूनानी, शक, कुषाण, और सी आपका ऑप्शन है यूनानी, और डी आपका ऑप्शन है यूनानी, कुषाण और शक। तो इसका जो सही उत्तर है यह आपका बी सही उत्तर है। यूनानी पहले आए थे, आक्रमण किए थे, फिर उसके बाद शक, फिर उसके बाद आपके कुषाण। जैसे आप यूनानी देखेंगे तो सिकंदर सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण करने के लिए आया था, और हमारे पश्चिमी भाग पर वह आक्रमण भी एक राजाओं को हराया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यह आपका बी ऑप्शन जो है वह सही है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। भारत पर सबसे पहला आक्रमण पारसिया हकामनी जो ईरानी शासकों ने किया था। ईरानी शासकों के बाद यूनानी, चूँकि आपका नहीं दिया गया है इसलिए पर्सिया जो वर्तमान समय में ईरान वाला एरिया है इसी को पर्सिया कहा जाता है था पहले। तो यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया, और यूनानी शासक जो सिकंदर था, जो अलेक्जेंडर था, इसने सर्वप्रथम 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। और यूनानियों के बाद भारत पर जो आक्रमण करने वाले थे वह शक थे, और शक जो थे वह बोला दर्रा होते हुए भारत आए थे। इनका प्रथम जो आक्रमण था वह 71 बीसी में था, और शकों के पश्चात जो आए वह कुषाणों ने शासन किया। यानी सबसे पहले अगर देखा जाए तो पर्सिया के जो ईरानियों थे वह आक्रमण किए, उसके बाद आपके यूनानी थे वह, उसके बाद आपका शक आक्रमण किए, तब आपके जो कुषाण थे उन्होंने आक्रमण किया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और सही कूट दिया गया है उसको भी नीचे कूट के द्वारा पहचान करने की बात की गई है। तो आइए, यहाँ पर पुस्तक दिया गया है और यह विषय है। पहला जो आपका है मीरात ए सिकंदरी, और बी जो है आपका बुरहान ए मासी, और सी आपका है रियाज उल सलातीन, और डी आपका ऑप्शन है रियाज उल ईसा। और इधर आपका विषय जो है बंगाल का इतिहास, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, और महमूद गवां के पत्रों का संग्रह, और गुजरात विजय। तो इसका जो ऑप्शन है वह ऑप्शन ए सही है। ए का चौथा, यानी कि जो आपका मीरात ए सिकंदरी है यह गुजरात के विजय के बारे में इसमें व्याख्या किया गया है। वहीं बात किया जाए बुरहान ए मासिर, तो इसमें जो व्याख्या किया गया है वह बहमनी अहमदनगर के इतिहास के बारे में बतलाया गया है। अगर बात किया जाए रियाज उस सलातीन की, तो इसमें आपका बंगाल का इतिहास के बारे में बतलाया गया है। रियाज उल ईसा के बारे में बात किया जाए तो यह महमूद गवां के पत्रों का संग्रह है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। सूची 1 का सूची 2 में सही सुमिलित है आपका मीरात ए सिकंदरी गुजरात विजय के बारे में इसमें व्याख्या किया गया है। बुरहान ए मासिर जो है वह बहमनी अहमदनगर का इतिहास है। अगर वहीं रियाज उस सलातीन की बात की जाए तो यह बंगाल का इतिहास है। वहीं डी ऑप्शन की बात की जाए रियाज उल ईसा की, तो यह महमूद गवां के पत्रों का संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण करता है? तो इसका ऑप्शन आपका है ए ऑप्शन है मांडा, हड़प्पा और आलमगीरपुर,
और आपका जो लास्ट ऑप्शन है वह राखीगढ़ी है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है आलमगीरपुर यही सही है, क्योंकि यह पूर्वी जो भाग है वह आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यह हड़प्पा की प्रमुख साइट है, इसीलिए यह सबसे पूर्वोत्तर में स्थित है आपका सी आलमगीरपुर। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुत का गेडोर है, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। वहीं पूर्वी पुरास्थल की बात की जाए तो आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर की बात की जाए तो आपका मांडा है, और वहीं अगर दक्षिण की बात की जाए तो यह आपका दैमाबाद है। अगर आप लोग फिगर से ड्रा करें तो आपका ऐसे यह एक त्रिभुज के आकार का बनता है। आपका सबसे पूर्वोत्तर यहाँ पर जो है वह आपका आलमगीरपुर है। अगर पश्चिम की बात की जाए तो यह आपका हो जाएगा बलूचिस्तान वाला एरिया। वहीं अगर सबसे उत्तर की बात की जाए मांडा, यह आपका जम्मू कश्मीर हो गया, और दैमताबाद आपका यहाँ पर महाराष्ट्र में पड़ता है, वह एरिया हो जाएगा। और यह एक बार इसका एरिया के हिसाब से यूपीएससी प्रश्न भी उठा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक का सही सुमेलित है? आपका ऑप्शन है वैशेषिका, पतंजलि, न्याय, गौतम, मीमांसा कणद, और उत्तर मीमांसा जो है वह कपिल। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका बी है, न्याय जो है वह गौतम का सही सुमेलित है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। दर्शन वैशेषिका, उत्तर जो है आपका मीमांसा, अतः बी विकल्प आपका सही है। खरीदार कौन था? आपका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, क्योंकि यह अक्सर फारसी या वैसे शब्द होते थे, इसलिए इनके प्रोनाउंसिएशन में हल्का सा हुआ आता था। आपका ए है परगना का प्रमुख अधिकारी, और बी ऑप्शन है शाही महल का प्रधान संरक्षक, और सी आपका ऑप्शन है अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, और डी आपका ऑप्शन है फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, यानी कि जो फरमान भेजता था उसका। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है यही आपका सही है, जो फरमान भेजता था वही जो अधिकारी होता था उसी को खरीदार कहा जाता था। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। सल्तनत कालीन प्रशासन में खरीदार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। अधिकारियों के आदेश, नियुक्ति पत्र, महकमे जो होती थी आपकी तौकी कहलाते थे, जिनका विभाग जो होता था वह दीवाने खरीदार होता था। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है आपका विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वहीं आपका अगला ऑप्शन, अगला जो है स्टेटमेंट वह बी है, वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो यहाँ पर जो दोनों ऑप्शन है दोनों ही सही हैं, क्योंकि विष्णु पुराण जो है यह मौर्य वंश की जानकारी देता था, और वायु पुराण जो है वह गुप्त वंश के बारे में जानकारी, उसकी शासन व्यवस्था या अन्य जो जानकारियाँ होती उसके बारे में देता था। यानी कि आपका ऑप्शन डी जो है वह सही है। विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी मिलती थी, और वायु पुराण जो है आपका गुप्त वंश की जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में जानकारी मिलती थी। जबकि जो मत्स्य पुराण होता था वह सातवाहन वंश की जानकारी मिलती थी, और पुराणों के रचयिता जो थे वह लोमहर्ष या उनके पुत्र जो थे उग्रश्रवा को माना जाता था। यह ऋषि थे, और मुख्य रूप से कुल 18 महापुराण और 29 उप महापुराण हैं। यह भी फैक्ट कभी कभी पूछ देता है। और आपका जो गुप्त वंश है इसको
लिटरेचर के लिए गोल्डन ईरा के रूप में जाना जाता है। और सातवाहन जो दक्षिण भारत के थे प्रमुख शासक थे, और इसमें माता के नाम को जोड़कर जो शासक होते थे उनका नाम लिखा जाता था। आइए हम लोग 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इल्तुतमिश रजिया के पिता, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, और हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी। और आपका डी ऑप्शन जो है वह आपका शाह तुर्कन है, यह इल्तुतमिश की पत्नी। तो यहाँ पर जो आपका है वह सी ऑप्शन गलत है। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी, और अन्य ऑप्शन आपके सही है। इल्तुतमिश की जो पुत्री थी वह आपकी रजिया थी, और रजिया प्रथम मुस्लिम महिला थी जो दिल्ली सल्तनत या विश्व में देखा जाए तो पहली मुस्लिम महिला जो शासक बनी थी। गुलबदन बेगम की बात की जाए तो यह बाबर की पुत्री थी। शाह तुर्कन जो थी वह इल्तुतमिश की पत्नी थी। आइए हम लोग जिक्र कर लेते हैं। हमीदा बानो बेगम जो थी हुमायूं की दूसरी पत्नी थी और अकबर की माता थी। उनकी उपाधि मरियम मकानी थी। इनको इसी उपाधि से संबोधित किया गया था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित किया गया है? तो यह आपका जो दिया गया है वह आपका पहला जो ऑप्शन है वह 60 अध्याय और 8 खंड हैं। बी ऑप्शन है 120 अध्याय और 8 खंड हैं। सी आपका ऑप्शन है 100 अध्याय और 5 खंड हैं। डी आपका ऑप्शन है 80 अध्याय और 7 खंड हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है या आपका ऑप्शन बी सही है, यानी कि 120 अध्याय हैं और आपके 8 खंड हैं। आइए हम लोग इस पर व्याख्या देख लेते हैं। चरक को काय चिकित्सा का प्रणेता भी कहा जाता है। मतलब काय का मतलब जो शरीर की चिकित्सा से संबंधित होते थे उसके रूप में इन्हें देखा जाता था। कुषाण नरेश कनिष्क प्रथम के राज्य वैद्य थे और उनकी कृति चरक संहिता 120 अध्यायों और 8 खंडों में विभाजित थी, जिन्हें स्थान कहा गया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए पुट का सही उत्तर चुनिए। आपका पुरातात्विक स्थल दिया गया है और इसमें वर्तमान स्थान दिया गया है। पहला जो आपका है नेवासा, ईसमपुर, डिडवाना, गुडियाम गुफा, और इधर स्थान वर्तमान जो दिया गया है वह आपका है, पहला है आपका राजस्थान, तमिलनाडु, और तीसरा जो है वह महाराष्ट्र है, और डी आपका ऑप्शन है कर्नाटक। तो इसका जो सही उत्तर है वह आपका सी है। आइए हम लोग मिलान करके देख लेते हैं। ए का तीसरा यानी कि जो नेवासा है यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं बी की बात की जाए ईसमपुर जो है वह आपका कर्नाटक में स्थित है। और जो आपका सी है डिडवाना जो है वह आपका राजस्थान में स्थित है। और गुडियाम गुफा जो है यह आपका तमिलनाडु में स्थित है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपका यह सुमेलित किया गया है इस प्रकार है, जो कि आपका नेवासा है यह महाराष्ट्र में है, अभी हम लोग डिटेल देखे हैं। और ईसमपुर जो है यह आपका कर्नाटक में स्थित है। डिडवाना जो है यह आपका राजस्थान में है। डुडियाम गुफा जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी या नहीं है? यह मातंगिनी हजरा, अरुणा आसफ अली और कनकलता बरुआ और आपकी शांति घोष। तो इस प्रश्न की बात की जाए
तो इसका जो ऑप्शन डी है यह शांति घोष है। यह जो भारत छोड़ो आंदोलन था जो कि प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को, इससे संबंधित आपकी नहीं थी। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। शांति घोष भारत स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी वीरांगना थी। वह अपनी सहपाठनी सुनीति चौधरी के साथ मिलकर 14 सितंबर 1931 को त्रिपुरा के कलेक्टर CGV विस्टेन को उनके बंगले पर गोली मारी और उस समय शांति घोष की उम्र महज 15 वर्ष थी। जो मात्र उनका उम्र जो था वह 15 वर्ष था। और शांति घोष का जो जन्म हुआ था यह कोलकाता में हुआ था और उनका जो देशभक्ति माहौल में वह पड़ी थी, यानी घर का जो माहौल था वह देशभक्ति से ओतप्रोत था। और उनके पिताजी जो थे वह देवव्रत नाथ घोष, वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और विक्टोरिया कॉलेज में वह दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश की क्रांति का नेता कौन था? यह आपका है, पहला ऑप्शन है नाना साहब, और बी आपका ऑप्शन है खान बहादुर खां, और सी आपका ऑप्शन है हजरत महल, और डी आपका ऑप्शन है कुंवर सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है यह आपका है बी खान बहादुर खान, यह आपका सही उत्तर है। आइए हम लोग इसके व्याख्या देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के संबंधित प्रांत एवं वहाँ के क्रांतिकारी नेता, आपका पहला है लखनऊ। लखनऊ से जो थी वह हजरत बेगम महल थी, बेगम हजरत महल थी। और जो फैजाबाद की बात की जाए तो फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला थे। और कानपुर की बात की जाए तो नाना साहब थे। और झांसी की बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई थी। और बरेली की बात की जाए तो खान बहादुर खान थे। इलाहाबाद जो वर्तमान समय में प्रयागराज से जाना जाता है, वहाँ के जो थे वह लियाकत अली थे। और बिहार की बात की जाए तो बिहार में बाबू कुंवर सिंह थे। इससे हमेशा प्रश्न 1-2 जरूर बनाता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काला क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा अंतिम है? अंतिम का यहाँ तात्पर्य है कि सबसे लास्ट में कौन सी घटना घटी है। पहला आपका है मोपला विद्रोह, खिलाफत आंदोलन और होम रूल आंदोलन, और आपका है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो मोपला आंदोलन जो था यह 1921 में केरल में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन जो है यह 1919 में हुआ था। और होम रूल लीग या आंदोलन की बात की जाए तो यह 1916 में हुआ था। यदि जलियांवाला हत्याकांड की बात की जाए तो यह अप्रैल 1919 में हुआ था। उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे अंत में मोपला विद्रोह हुआ था जो कि केरल में हुआ था 1921 में। आइए हम लोग अगला प्रश्न करते हैं, उससे पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ है। खिलाफत आंदोलन 23 नवंबर 1919 को। होम रूल आंदोलन जो है वह 1916 में हुआ है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। तो इस अनुसार हम लोग देखें तो सबसे पहले आपका आएगा होम रूल आंदोलन, फिर उसके बाद आपका जलियांवाला बाग आएगा, फिर खिलाफत आंदोलन आएगा, और सबसे लास्ट में आपका मोपला विद्रोह आएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 34। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के किस हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? पहला आपका है वीरांगना रेजिमेंट, बी आपका ऑप्शन है रानी झांसी रेजिमेंट, और सी आपका ऑप्शन है रानी भवानी रेजिमेंट, और डी आपका ऑप्शन है भारत माता रेजिमेंट। तो जो यहाँ पर बी ऑप्शन है चूँकि ऊपर नीचे हो गया है तो यह रानी झांसी रेजिमेंट यह सही है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस
द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में महिला रेजिमेंट का नाम झांसी की रानी रेजिमेंट था। यदि सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो इनका जो जन्म हुआ था यह 1897 में हुआ था और यह आईसीएस की परीक्षा में 4th रैंक हासिल किए थे और कुछ समय सेवा करने के बाद यह उससे दूर होकर और यह भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसके लिए लग गए और 1938 में जब इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन देने के बाद यह पूरी तरह से विदेश की धरतियों पर यह जाकर भारत के प्रति जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई थी उसके लिए यह प्रयास करने लगे और 1945 में इनका मृत्यु हो गया द्वितीय विश्व युद्ध में। चूँकि वह एक विवादित है तो उस पर कभी वीडियो होगा तो डिटेल में बनाया जाएगा। अगला आपका है वी स्वामी नायकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से विकल्प सही है, मतलब जो स्टेटमेंट दिया गया है इसके हिसाब से। पहला है उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दिया था। तो इसका जो आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2, यह आपका सी है। और बी ऑप्शन है केवल 1 और डी आपका ऑप्शन है केवल 2। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है ए और बी यह दोनों सही है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। वी रामास्वामी नायकर एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे। 1920 के दशक में आत्मसम्मान आंदोलन का प्रारंभ किया था। इन्हें द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्हें पेरियार के भी नाम से जाना जाता है और इन्होंने तमिल भाषा में रामायण की रचना की जिसे सच्ची रामायण कहा जाता है। और रामास्वामी 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए लेकिन 1925 में इस्तीफा दे दिए उन्हें लगा कि पार्टी केवल ब्राह्मणों के हितों की सेवा कर रही है और वे असहयोग आंदोलन के हिस्से में भाग लिए थे। अतः जो पहला और दूसरा है वह बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जो पेरियार हैं यह पूरी तरह अगर दक्षिण भारत का इन्हें गांधी के रूप में कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यह पूरी तरह वहाँ पर जाति विहीन समाज थी उसके लिए यह बहुत ही यह आंदोलन किए और सबको एक समता प्रदान करने की बात किए थे। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो पहला आपका ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती, बाबा रामचंद्र ने, इंद्र नारायण द्विवेदी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका सी ऑप्शन सही है, इंद्र नारायण द्विवेदी ने इसकी स्थापना की थी। और आइए हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयास से फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था। बाबा रामचंद्र के प्रयास से अक्टूबर 1920 ईस्वी में प्रतापगढ़ में एक समांतर संगठन अवध किसान सभा का गठन हुआ और पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 11 अप्रैल 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ था। यहाँ पर अगर बतला दें पंडित मदन मोहन मालवीय जो हैं उनको बीएचयू का संस्थापक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? यह आपका है 1919 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम और 1853 का अधिनियम।
तो यह आपका ऑप्शन जो ए है यह आपका 1919 यह सही ऑप्शन है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। रजवाड़ों से संबंधित विषयों पर सर्वोच्च सत्ता के साथ जो रियासतें थीं के संबंध में एक सलाहकारी संगठन का 1919 के अधिनियम में 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का गठन किया गया था और इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था आपका वह रियासतों में अंग्रेजों के भारतीय साम्राज्यों में स्वतंत्र अंग के रूप में मान्यता देना था, ताकि भविष्य में स्वतंत्रता का प्रश्न उत्पन्न होने पर भारतीय राजाओं के हितों की रक्षा के नाम पर टाला जा सके। और चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का उद्घाटन जो है वह 8 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा दिल्ली के लाल किले में किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए जिम्मेदार था? तो ए आपका ऑप्शन है अनुशीलन समिति, बी आपका ऑप्शन है अखिल भारतीय मजदूर संघ, सी आपका ऑप्शन है युगांतर और डी आपका ऑप्शन है यूनाइटेड पेट्रियाट संघ। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन है यह आपका ऑप्शन है अनुशीलन समिति जो था वहीं लॉर्ड हार्डिंग को 1911-12 में जब राजधानी दिल्ली की जा रही थी तो उस समय यहीं पर आपके कनॉट प्लेस के पास जो है जिसे चांदनी चौक भी कहा जाता है वहीं पर आपका बम फेंका गया था और उसमें जो भूमिका थी वह अनुशीलन समिति की थी। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी थी। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के अवसर पर जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग एक समारोह में दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो उसी समय जो चांदनी चौक वाला एरिया है उसी में 23 सितंबर 1912 में उनके जुलूस पर बम फेंका गया था और लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का षड्यंत्र की योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी और इनकी हत्या के लिए इन पर मुकदमा जो था वह दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 की विद्रोह का स्थान विद्रोह का आरंभ का सही नहीं है? यह आपका है लखनऊ, यह ऊपर नीचे हो गया है 4 जून 1857, झांसी 11 मई 1857, मेरठ 10 मई 1857 और डी आपका ऑप्शन है बैरकपुर 29 मार्च 1857। तो इसका जो ऑप्शन आपका है यह ऑप्शन बी जो है वह सही है। झांसी जो आपका है 11 मई 1857 यह सुमेलित नहीं है और अन्य सभी आपके सुमेलित हैं। आइए हम लोग 1857 जो प्रथम सैनिक विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भी नाम से जानते हैं उसका कब और कहां से विद्रोह हुआ था डेट वाइज देख लेते हैं। लखनऊ 30 मई 1857 है। अगर वहीं झांसी की बात की जाए तो 5 जून 1857। अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ आपका 10 मई 1857 है। अगर बैरकपुर की बात की जाए तो 29 मार्च 1857 और यह बैरकपुर वहीं है जो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह जो था वह आपके उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनके आवास से बेहद ही पास था और यहीं से विद्रोह की चिंगारी फैलती है और मेरठ से आपका प्रारंभ होती है जो दिल्ली की तरफ कूच करती है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा उसका कारण दिया गया है। पहला अभिकरण है आपका राष्ट्रपति संसद का भाग है और बी है आपका संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक की सहमति के बिना राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। यह आपका
सही है। इसका हम लोग व्याख्या उत्तर देख लेते हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन। पहला आपका है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। बी है ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। सी आपका है ए गलत है किंतु आर सत्य है। और डी आपका ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है यही सही है, क्योंकि अगर संसद की बात की जाए तो इसके 3 अंग होते हैं, आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब कोई भी कानून यदि राज्यसभा में आया है तो लोकसभा में पारित होगा, फिर उसके बाद यह राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, महोदया के पास, फिर यहाँ से सिग्नेचर होगा, फिर भारत के गजट में वह प्रकाशित होता है, तभी से वह कानून के रूप में बनता है। अगर मान लीजिए कोई लोकसभा में आया तो लोकसभा से बाद अगर वह राज्यसभा से भी पास हो गया तो वह राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वह कानून जो होता है अपने शक्ल ले लेता है। यदि मान लीजिए कहीं भी यह आकर रुक जाता है तो वहीं पर वह कानून समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति संसद की अभिन्न अंग होता है इसलिए क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति न दे दें। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उनके पास 3 विकल्प होते हैं। विकल्प को यहाँ पर वीटो के रूप में परिभाषित किया गया है और इसे अनुच्छेद 111 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। पहला जो विधेयक है वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या दे सकती हैं। दूसरा आपका है विधेयक पर अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकती हैं। और तीसरा आपका है वह विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है तो उसे संसद पर पुनर्विचार के लिए लौटा सकती हैं और इसी को आपका पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं और इस कथन को हम लोग देख लेते हैं। पहला है उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उस उत्प्रेषण रीट जो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित रीट का प्रयोग किया जाता है। यह जो है आपका आर्टिकल 32 में इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। और फिर दूसरा आपका ऑप्शन है संसद को अधिकार है कि वह कानून बना कर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें से सही उत्तर चुनना है जो ऊपर दिए गए हैं कूट के आधार पर। पहला जो आपका ऑप्शन है वह न तो 1 न तो 2 है और फिर बी ऑप्शन है केवल 1, सी है जो आपका वह केवल 2 और डी है 1 और 2। तो इसका जो सही उत्तर है यह आपका डी है, 1 और 2 यहाँ पर दोनों सही हैं। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय और आपका उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट वह 226 के तहत रिट जारी करने का जो शक्ति दिया गया है और यह है आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। संसद के किसी न्यायालय को इस रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और जो नीचे दिए गए कूट हैं उनकी सही उत्तर चुनिए। आपका अनुच्छेद 324, फिर आपका है अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 280 और आपका है अनुच्छेद 338। यहाँ पर आपका दिया गया है, इसके अनुसार देख लेते हैं। पहला आपका है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग,
निर्वाचन आयोग। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे निर्वाचन आयोग बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC लागू हो गया है। तो पहला जो है आपका अनुच्छेद 324 जो है वह निर्वाचन आयोग की व्याख्या करता है। वहीं अगर बात किया जाए 315, यह 315 जो है आपका लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात करता है। यदि C की बात की जाए अनुच्छेद 280, यह आपका वित्त आयोग के बारे में बात करता है। अभी हाल ही में 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है। आप लोग कमेंट में बतलाइए कि उसके चेयरमैन किसे बनाया गया है। और 280(1) में नियुक्ति की बात की गई है, यह भी ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 338 जो है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात किया गया है। तो यदि इसके अनुसार हम लोग देख लें तो 1 का चौथा आपका यही मिल रहा है और सब नहीं मिल रहा है, यानी कि आपका पहला ही ऑप्शन सही है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग है। फिर उसके बाद है 315 लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। अनुच्छेद 380 जो है वह वित्त आयोग के बारे में कहा गया है। अगर वहीं लोकल बॉडी में वित्त आयोग की बात की जाए तो यह आपका 243 आई है, यह आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह भी क्वेश्चन पुट कर देता है। और आपका अगला प्रश्न जो है वह 338 वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में व्याख्या करता है।